दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ लंदन से लाइव जुड़ गए हैं विकास धनखड़ जी। और विकास जी लंदन में इमिग्रेशन लॉयर हैं। जो बच्चे वहां पर स्टूडेंट वीजा पर जाते हैं या वर्क वीजा पर जाते हैं या जो अपना टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं और या फिर वहां पर जो डिपेंडेंट जाते हैं फैमिली वीजा पर जाते हैं, उनसे संबंधित जो भी केस होते हैं सभी तरह के इमिग्रेशन जो केस हैं वो विकास जी देखते हैं। तो विकास जी बहुत महत्वपूर्ण आज बातें बताएंगे। वहां जो सरकार ने व्हाइट पेपर इश्यू किया है इसके बारे में आप वीडियो को आखिर तक सुनना। यदि आप लंदन किसी भी वीजा पर जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने कमेंट्स भी करके बताना कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो विकास जी से हम जरूर उनके भी सवाल जानने की कोशिश करेंगे। और अगली वीडियो में भी हम विकास जी से सारी बातें करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और विकास जी से कैसे संपर्क हो सकता है ये भी हम विकास जी से जरूर पूछने की कोशिश करेंगे। जी विकास जी नमस्ते। नमस्कार क्रमपाल जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। धन्यवाद आपसे बात करने का मौका देने के लिए और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, एक बार तो आप थोड़ा अपना परिचय दे दो। आप इंडिया में कहाँ से हैं? क्रमपाल जी मैं इंडिया में हूँ। मेरे गांव का नाम है समस्तपुर माजरा, कुडन माजरा भी बोलते हैं। ये जज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़े हैं। जी 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 ठीक है। तो बहुत अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो आज आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले आप कि जो व्हाइट पेपर इश्यू किया है वहां सरकार ने, वो कितना बड़ा असर उसका इमिग्रेंट पर होने वाला है जो अलग अलग तरह के वीजा पर बच्चे इंग्लैंड में जाते हैं। थोड़ा बताइए उसके बारे में डिटेल से, अलग अलग पॉइंट पर, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, फिर उसके बाद जो डिपेंडेंट वीजा उनके ऊपर। हाँ जी क्रमपाल जी, अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली व्हाइट पेपर पब्लिश कराया है। व्हाइट पेपर बेसिकली क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट अपनी इंटेंशन बताती है कि वो जो इमिग्रेशन रूल्स है उनमें क्या चेंजेस करने वाली है। और इसको पब्लिश करने का जो मेन रीजन था वो गवर्नमेंट जो माइग्रेशन है उसको कम करना चाहती है। क्योंकि अगर हम 2010 का डाटा उठा के देखें तो उस टाइम पे जो माइग्रेशन था यूके में वो तकरीबन 2 लाख के आसपास था पूरे साल में, और वो 2024 तक आते आते जो है तकरीबन 7 लाख के आसपास हो गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये व्हाइट पेपर पब्लिश कराया गया है, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी इंटेंशन बताने लग रही है कि भाई वो क्या चेंजेस करने जाने लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आऊंगा जो वर्क वीजा है उनके ऊपर। अभी इसको हम स्किल्ड वर्कर वीजा भी बोलते हैं। इसमें एक जो मेजर चेंज होने जाने लग रहा है वो ये है कि अभी आज के टाइम पे अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो या जिसने वर्क वीजा बोलते हैं तो उसमें जब आप 5 साल उस वीजा रूट पे पूरा कर लो तो आप यहाँ पे सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी। वो जो टेन्योर है 5 साल का, उस टेन्योर को वो 10 साल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ओके। एक तो ये बड़ा मेजर चेंज है। में कहा है कि जो 5 साल का वर्क वीजा जिनको मिला था उसके बाद वो पीआर के लिए अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब उसको 10 साल का करेंगे। वो जो टाइम है उसको 10 साल करने की बात कर रहे हैं। ओके। अभी ये लॉ नहीं बना है, अभी कंसल्टेशन होगी, पर सरकार की इंटेंशन ये है और पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाएगा। ओके, यानी टाइमिंग डबल कर दिया वो। हाँ जी। यानी 5 साल में पीआर मिल जाती थी जो 5 साल कर लेता था वर्क वीजा पे काम। हाँ जी। ओके ठीक है। और एक और जो इसका इम्पैक्ट होने वाला है, सरकार ने अभी ये क्लियर नहीं करा। जैसे पहले क्या होता था कि इमिग्रेशन रूल में अगर वो चेंज होते थे तो उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता था, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। जिसका मतलब है कि जो फ्यूचर अप्लीकेंट अप्लाई करेंगे चेंजेस उन पर लागू होंगे। तो गवर्नमेंट ने इसको अभी तक एम्बिगुअस छोड़ रखा है कि जो ये 5 साल वाला टाइम है जो ऑलरेडी यूके में वर्क परमिट पे है, क्या वो उन पर भी लागू होगा, या फिर जिस दिन से ये व्हाइट पेपर में जो इंटेंशन बताई है वो लॉ बनेगा उसके बाद जो अप्लाई करेगा उस पर लागू होगा। उन्होंने इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी छोड़ दी कि भाई जो यूके इकोनॉमी और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए वो 5 साल का ऑप्शन रहेगा। ओके। पर वो कंट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा उस पर गवर्नमेंट साइलेंट है। उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज गवर्नमेंट पब्लिश करेगी कंसल्टेशन के बाद, तो उसके बाद इसमें क्लियरिटी आओगी कि जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो स्किल्ड वर्कर रूट पे है, क्या ये जो 10 साल वाला जो टेन्योरीकरण की बात करने लग रहे हैं जो लगभग डबल हो जाएगा 5 साल तक, क्या वो भी इसका इम्पैक्ट उन पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। जी ठीक है। दूसरा जो चेंज करने लग रहे हैं वो जैसे आज के टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो बढ़ाने की बात करने लग रहे हैं। आज के टाइम पे जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है स्किल वर्कर के लिए, वो आप अगर B1 लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट में पास कर लो हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट में मीट कर जाओ हो। ओके।
उस लेवल को वो B2 पे लेके जाने की बात करने लग रहे हैं। जी, ये यही यही बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत बच्चे तो यहीं रुक जाएँगे। बिल्कुल जी। हुँ, और एक और जो मेजर चेंज है इसका है, जैसे आज के टाइम पे क्या है कि स्किल्ड वर्कर या वर्क परमिट के लिए वो ऑक्यूपेशन एलिजिबल हैं जो RQF लेवल 3 पे हैं, यानी कि A लेवल पे हैं, जिनका स्किल लेवल कम है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट है। आज के हुँ, टाइम पे वो भी स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर सके हैं। हुँ, पर उस लेवल को वो RQF लेवल 6 पे लेके जाने की बात करें, यानी कि जो ऑक्यूपेशन आपके ग्रेजुएशन के लेवल के बराबर होगा, यानी कि हुँ, तकरीबन डबल आज के टाइम से, जी, वो स्किल्ड वर्कर के लिए एलिजिबल होगा। जिससे कि बहुत हुँ, सारे, जैसे कि आपका ये ऑफिस असिस्टेंट का मैंने एक एग्जांपल दिया आप ताई, तो बहुत सारे हुँ, आदमी उसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। जी। यानी कि काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएँगी फ्यूचर में यहाँ पर। स्किल्ड वर्कर के लिए जो एक तरीके से हाईली पेड रोल होंगे, या फिर जो आपके काफी स्किल्ड जॉब है जिनका लेवल ज्यादा होगा, हुँ, मेनली वही इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि सैलरी हुँ, बढ़ाने की भी बात चल रही है कि जब नए रूल जब इफेक्ट में आएंगे तो उस टाइम पे जो आज के टाइम पे सैलरी है उससे ज्यादा सैलरी भी शायद देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी जो जो सेटल्ड हैं उनके लिए तो ये बेनिफिस रहेगा। सेटल्ड है उनके लिए, जो सेटल्ड हो गया उनको तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो इस साइकिल से निकल चुके हैं। नहीं, उनकी सैलरी दिक्कत बढ़ जाएगी, उनके लिए बेनिफिट है। उनके लिए वो फिर उनकी जो आपका एम्प्लॉयर है वो मजबूरी नहीं है, क्योंकि जो सेटल्ड हो गया उनको वो हुँ, सैलरी देने की जरूरत नहीं है। वो फिर जो नेशनल मिनिमम वेजेस हैं वो अच्छा, लाइबिलिटी बनती है स्पॉन्सर की, क्योंकि ये इस ओके, रूट के ओके। लिए है। अगर आप इस रूट के अंदर आने लग रहे हो तो वो ठीक है, सैलरी ठीक है। रिक्वायरमेंट जो है आपने मीट करनी पड़ेगी, वरना बिल आपका एम्प्लॉयर जो नेशनल मिनिमम वेजेस है उस पर आपने रख सके है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो एक तो आपने बताया इंग्लिश वाला बता दिया आपने, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट B1 से B2 लेके जाने लग रहे हैं और 5 साल की बजाय उसको 10 साल का करने जा रहे हैं। हाँ जी, और तीसरा सैलरी इंक्रीज करने की बात चल रही है कि जो एम्प्लॉयर को जी, सैलरी देनी पड़ेगी इस रूट में हुँ, वर्कर को लेके आने के लिए, वो भी जी, जो आज के टाइम पे जैसे जनरल थ्रेश होल्ड है वो हुँ, 38,700 है, जी। उसको भी इंक्रीज करने की बात होने लग रही है। ठीक है। अच्छा ये बताओ अभी जो दर्शक सुन रहे होंगे उनके मन में एक सवाल होगा कि इंग्लैंड का वर्क वीज़ा मिलता कैसे है? किन-किन मतलब क्या स्किल होनी चाहिए उनको? किनको मिल सकता है? इसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कृपाल जी, वो ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है यूके के अंदर, उसने हुँ, गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसने हम बोलना स्पॉन्सर लाइसेंस। ओके। जब स्पॉन्सर लाइसेंस हो जाए उसके बाद जो उसका बिजनेस है स्पॉन्सर का, हुँ, वो जिस हुँ, एरिया में ऑपरेट करने लग रहा है वो उस एरिया के अंदर उसको स्पॉन्सर कर सके है। जी। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बना रखी है स्किल्ड ऑक्यूपेशंस की, जो हुँ, जैसे ऑफिस असिस्टेंट हो गया, आपका मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, यानी कि कंप्लीट कंप्लीट लिस्ट है उन ऑक्यूपेशंस की, जो ओके। ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में फॉल करे हैं। और हुँ, आपका बिजनेस जो है, आपके बिजनेस को उन ऑक्यूपेशंस हुँ, या स्किल सेट की जरूरत है, तो वो उसके जी, लिए आपको जो है, जब आप सिलेक्ट, आपका एम्प्लॉयर आपने सिलेक्ट कर ले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू, उसके हुँ, बाद वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप असाइन करे है, और ओके, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप असाइन होने के बाद आप अपना वीजा अप्लाई कर सको। ओके, ठीक है। चलो, ये तो बात होगी स्किल वर्कर की। अभी स्टूडेंट वीज़ा पर जो बच्चे हैं और जो अभी फ्यूचर में आएँगे, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका जो व्हाइट पेपर का? स्टूडेंट वीजा का जो सबसे बड़ा असर होगा इस पे, डायरेक्टली स्टूडेंट वीजा पे तो इतना भारी दिक्कत मेरे को नहीं लग रही। बाकी एक पॉसिबिलिटी हुँ, ये है कि हो सकता है थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटी फीस बढ़ा दे, एडमिशन का क्राइटेरिया शायद बढ़ा दे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो कंप्लायंस चेक है उन पे कुछ है, हुँ, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको स्ट्रिक्ट करने की बात चल रही है। जैसे जी, व्हाइट पेपर क्या कहने लग रहा है कि कंप्लायंस ना वो यूनिवर्सिटी पास कर पाएंगे जिनके जो वीजा रिफ्यूजल रेट है वो हुँ, 5% से कम है, जी, जिनका जो एनरोलमेंट रेट है वो 95% है, और जिनकी हुँ, पासिंग रेट है वो 90% है। यानी कि यूनिवर्सिटी जिस स्टूडेंट को लेके आने लग रही है यूके के अंदर, हुँ, और उसने उसको कास्ट लेटर इशू करे है स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए, जिसको हम कंफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज बोलते हैं, हुँ, तो वो कर दिया। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ने जितने स्टूडेंट्स को वो कास्ट इशू कर दिया, उन हुँ, टोटल नंबर ऑफ कास्ट में 5% से ज्यादा रिफ्यूजल नहीं होने चाहिए। ओके, और जितने आप यूनिवर्सिटी के कास्ट के बेसिस पे स्टूडेंट वीजा
पे आ गए यूके के अंदर, 95% स्टूडेंट एनरोल होने चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनमें से 90% स्टूडेंट जो है पास होने चाहिए। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि यूनिवर्सिटी शायद एडमिशन जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा टफ कर दे। तो एक तो ये असर देखने को मिल सकता है। दूसरा जो मेजर इफेक्ट होगा वो स्टूडेंट वीजा के बाद वाला जो प्रोसेस है उस पे ज्यादा इम्पैक्ट होने की बात है। जैसे आज के टाइम पे जब आप ग्रेजुएशन या उससे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यूके से कर लेते हो, यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन प्रोवाइडर की कैटेगरी में जो फॉल होता हो, तो उनके लिए PSW बोला करते पहले, आज के टाइम पे उसने ग्रेजुएट रूट बोला है। तो वो 2 साल का वीजा आपने अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो 2 साल का वीजा मिल जाया करता। PhD के बाद वो 3 साल का वीजा हुआ करता। तो गवर्नमेंट जो है उस जो 2 साल का वीजा है उसको 18 महीने करने की बात चल रही है। तो उसको कम कर रहे हैं। हाँ जी, तो 6 महीने आपको कम मिलेंगे। इसका फायदा क्या था कि एक तो आपको, अगर आपने डिग्री पूरी करी, उस डिग्री पूरी करने के बाद आपने स्किल के बेसिस पे आपको 2 साल काम करने को मिल गए, यानी कि यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस लेने का टाइम मिल गया आपको। तो वो 2 साल में से 6 महीने आपके कम हो गए। ठीक है। और दूसरा, आपने जो इन्वेस्ट किया यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो 6 महीने आप कम यहाँ पे रहोगे, तो वो जो इन्वेस्टमेंट आपकी रही यहाँ पे, अपनी जो पढ़ाई करने में जो भी इन्वेस्टमेंट गई आपकी, आपके परिवार की, वो कुछ हद तक वो जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम हो पाएगा आपके। बिल्कुल, जी जी जी। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है वैसे तो स्टूडेंट्स को देखा जाए तो। बिल्कुल, ये क्योंकि ये एक आप ये कह सकते हो कि ये पुल फैक्टर था यूके में पढ़ाई करने के लिए। जैसे जब ये पहले PSW हुआ करता, बीच में PSW बंद कर दिया था, फिर ये ग्रेजुएट रूट के नाम से इसको रीनेम करके फिर से इंट्रोड्यूस करा गया था। तो जब ये रीइंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज का इनटेक था वो काफी हद तक बढ़ गया था। तो ये स्टूडेंट का नहीं, ये एक तरीके से यूनिवर्सिटी का भी नुकसान है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टूडेंट से काफी हद तक जो है जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ज्यादा है, क्योंकि जो होम स्टूडेंट है उसकी फीस कम है इंटरनेशनल स्टूडेंट की बजाय। तो ये एक तरीके से अगर हम देखें तो काफी हद तक यूनिवर्सिटी को भी नुकसान है। बिल्कुल। अच्छा, क्या कारण है इस तरह के व्हाइट पेपर में इस तरह के प्रोविजंस क्यों लेके आने लग रही है सरकार? इसके पीछे की मकसद क्या है? इसका मेन जो रीजन है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो माइग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं उसकी वजह से जो यहाँ की फैसिलिटीज हैं या फिर यहाँ की सर्विसेज हैं उन पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से जो लोकल पब्लिक है वो उनको वो सारी फैसिलिटीज उस तरीके से नहीं मिल पा रही। तो एक तरीके से अगर वो जो ये माइग्रेशन को अगर वो कंट्रोल कर पाते हैं तो उस वजह से काफी हद तक जो इनकी सर्विसेज हैं वो ये सोचते हैं कि उनमें इंप्रूवमेंट हो पाएगा, उन पे जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। अगर कम लोग भारत आवेंगे तो सीधी सी बात है ज्यादा घर होंगे, ज्यादा जॉब होंगी, स्कूल में ज्यादा प्लेसेस होंगे। पर इसका एक देखने का एक तरीका ये भी है कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके से देखने लग रही है तो इसका दूसरा रूप ये है कि जो इकोनॉमी में पैसा है वो भी कमा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जो है वो फीस दे है। अब स्किल वर्कर वीजा की बात करें तो उसमें आपका यहाँ पे क्या सिस्टम है कि ये एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय को जो सैलरी उस टाइम दे है वो उसका टैक्स काट के दे। तो मान लो आपका जो अगर स्किल्ड वर्कर कमावेंगे तो जो टैक्स के रूप में पैसा जाने लग रहा है वो कुछ हद तक कम होगा। स्टूडेंट से जो बेनिफिट है, उनकी फीस से जो यूनिवर्सिटी को पैसा मिलने लग रहा है वो कम होगा। क्योंकि अगर आप यूके में हो तो आपने जो कमाई करी या फिर जो भी आप यहाँ पे रहे उस टाइम में आपने जो पैसा है आपके पास वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे रहना है। तो इकोनॉमी को इनडायरेक्टली फायदा उससे मिलने भी लग रहा है। तो कुछ हद तक जो ये सोचने लग रहे हैं कि भाई जो सोसाइटी है या फिर जो फैसिलिटीज हैं उनको फायदा होगा माइग्रेशन से कंट्रोल करने में। मेरे हिसाब से स्किल्ड वर्कर और जो स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट वाले हैं इनको करने की बजाय अगर जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, यानी कि जो प्रॉपर लॉफुल तरीके से नहीं आते, उनको अगर कंट्रोल करने पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और उनको वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, बजाय जो उनको कंट्रोल करना जो लीगल तरीके से यहाँ पे आने लग रही है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात कही विकास जी। लेकिन जैसे जो इलीगल माइग्रेंट हैं, चलो ठीक है, अमेरिका में तो वो उधर से दीवार कूद के आ जाते थे,
इंग्लैंड में क्या रास्ते हैं इमिग्रेंट के आने के? इंग्लैंड में ज्यादातर फ्रांस की तरफ से इंग्लिश चैनल है, तो वहां ओके। पे एक तो ये एक बोट के थ्रू आ जाए, और हम्म। बहुत बार ये लॉरी वगैरह में छुप के आ जाए, ओके। क्योंकि ये ऐसा यहाँ है से कितने मेनली। अच्छी संख्या में है हाँ इलीगल? जी, ये काफी संख्या में आए हैं। और पीछे पकड़ने का एक अभियान भी शुरू हुआ था, इंडिया भी एक जहाज भेजा गया था। बिल्कुल जी, अब अभियान तो इनका चलता रहे है, पर नॉर्मली क्या है कि जैसे अब ये ब्रेक्सिट होने के बाद जो फ्रांस गवर्नमेंट है, जैसे पहले क्या होता था कि ये मैक्सिमम जो इस तरीके से इलीगल तरीके से हैं वो यहाँ पे असाइलम क्लेम करे हैं, जब तक जी। उनका असाइलम डिसाइड नहीं होता तब तक उनको बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाए है। ओके। अब ब्रेक्सिट होने के बाद क्या है कि अब असाइलम का एक ये है कि पहले जहां सबसे पहली जो सेफ कंट्री थी हम्म। वहां पे नॉर्मली उसका असाइलम क्लेम डिसाइड होना चाहिए। अब ब्रेक्सिट होने जी। के बाद वो डाटा शेयरिंग कहीं ना कहीं बंद हो गई है जो पहले अवेलेबल थी, तो ये थोड़ा जी। सा एक एडिशनल हर्डल जो है यूके गवर्नमेंट के ऊपर लग गई है, जो हम्म। असाइलम सीकर हैं उनको यूके से बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, ये हमने जैसे वर्क वीजा पे बात की, स्टडी वीजा पे बात की, जो डिपेंडेंट आते हैं, मान लो कोई वर्क पे है और उसका कोई डिपेंडेंट है, और जैसे स्टडी पे कोई पीएचडी प्रोग्राम में आ रहा है, तो उसका भी हस्बैंड वाइफ वो भी आ जाते हैं वहां पर वर्क वीजा पे। उन पे क्या असर पड़ेगा इसका, व्हाइट पेपर जो ये आया है इसके बाद? क्रमपाल जी, इनको डिपेंडेंट जैसे अगर जो हस्बैंड या वाइफ है उनको तो बोलते हैं डिपेंडेंट पार्टनर की कैटेगरी में आते हैं वो, ठीक ओके। है, और जो चाइल्ड होता है वो डिपेंडेंट चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। तो अब तक हम्म। क्या है कि जो इसको बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम बोलते हैं, जो आपका स्किल्ड वर्कर हो गया स्टूडेंट वीजा, एक फिक्स हम्म। पॉइंट सेट कर दिए गए हैं कि भाई आप उतने पॉइंट अगर आप स्कोर करोगे तो आपका ये वीजा हम्म। लग जाएगा। हम्म। अब क्या था कि स्टूडेंट वीजा का डिपेंडेंट हो गया या फिर जो आपका ये वर्क परमिट या स्किल वर्कर का डिपेंडेंट हो गया, अब तक उनको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मीट करने की जरूरत नहीं थी। जी। तो अब उन पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अप्लाई करने की बात चल रही है, जो ओके, फैमिली रूट है। डिपेंडेंट फॉर। हाँ जी, जैसे अभी ओके जी। डिपेंडेंट को सेटलमेंट के टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ा करती, पर हम्म। अब उनको एंट्री के टाइम पे ही वो रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। जी जी जी, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे बहुत सारे अगर हम ये देखें कि जो हालांकि लेवल इतना टफ नहीं है, जैसे A1 है तो हाँ हाँ। उसमें इतना टफ नहीं है, पर नो डाउट दिक्कत तो आएगी, क्योंकि नॉर्मली कैपेबिलिटी है उसमें, ऐसी बात नहीं है। आप हरियाणा या फिर जो भी भारत आने वाले उनके अंदर कैपेबिलिटी है, पर जी। आप जो टेस्ट का फॉर्मेट है जरूरी नहीं है कि वो हम्म। उस चीज से फेमिलियर हो, तो जी ये जी एक जी। एडिशनल हर्डल वहां पे नो डाउट जो डिपेंडेंट रूट पे होगा वो उनके लिए एक एडिशनल हम्म। हर्डल क्रिएट करेगा। ठीक है, और जो फैमिली वीजा पे आते हैं उनके लिए क्या है इसमें, क्या फैमिली स्वरूप है? वीजा नॉर फैमिली वीजा नॉर्मली क्रमपाल जी होता है जो यहाँ पे सेटल्ड हो या हम्म। फिर जो है ब्रिटिश सिटीजन हो, तो वो अगर हम्म। मान लो बाहर से फैमिली मेंबर को लेके आ रहे, फॉर एग्जांपल कोई ब्रिटिश सिटीजन है, उसे उसने शादी कर ली नॉन ब्रिटिश सिटीजन से, वो यहाँ पे लेके हम्म। आ रहे, तो नॉर्मली अब तक जो ज्यादातर रूट थे उन पे सेटलमेंट का टेन्योर था 5 साल। इवन जैसे हमने बात करी इस पे वर्क परमिट की भी, तो जो फैमिली रूट था उस पे भी जो सेटलमेंट का टेन्योर था 5 साल था। हम्म। ये एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट है इसका, कि जो गवर्नमेंट है वो फैमिली रूट पे हम्म। जो सेटलमेंट का पीरियड है उसको बढ़ाने की नहीं सोच रही, वो उसको 5 साल ओके। तक ही रखने की सोच रही है। तो ये एक हम्म। पॉजिटिव साइड है इसका जो गवर्नमेंट करने जा रही है, कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा अभी। ओके जी जी जी। अच्छा, किन किन को मिल सकता है? जैसे इंडिया में थोड़ा है तो आपने बताया, जैसे कोई शादी कर ले हुई वहां का जो सिटीजन है, नॉन सिटीजन से, इसके अलावा और फैमिली वीजा किसको मिल सकता है? एक और जो है इसका आपका अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव की कैटेगरी है, जिसमें हम्म। आपके 18 साल से ऊपर के बच्चे या फिर पेरेंट हो गए। पर हम्म। ये कैटेगरी की जो थ्रेश होल्ड है वो काफी हाई है, यानी कि एक हम्म। तरीके से वो आप पे डिपेंडेंट हैं, और हम्म। वो उनकी डिपेंडेंसी उस हद तक है कि आप वो जो अपनी डे टू डे एक्टिविटी है वो उसको मीट नहीं कर पा रहे, उनकी हेल्थ की जी। वजह से या फिर और जो हम्म। रीजन है उनकी वजह से। और आप यूके से जो है जो बाहर है, यानी कि यूके से हम्म। बाहर आपका फैमिली मेंबर है, यहाँ से उन जी। चीज़ों को पूरा नहीं करवा पाते, तो ये रूट सिर्फ उनके लिए है जो काफ़ी जो स्ट्रिक्ट थ्रेश होल्ड है ना वो अप्लाई कर पाए, यानी कि एक्चुअल में ऐसा आदमी जो अपने डे टू डे एक्टिविटी कर ही नहीं सकता हो, और वहाँ पे जी। उस उनको मदद करने के लिए ना तो कोई रिलेटिव हो, ना ही कोई हम्म। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो जिनके थ्रू उनका सपोर्ट करवाया जा सके और उनकी उन जो नीड्स हैं उनकी जो है पूरा करवाया जा सके।
जी, ठीक है। अच्छा विकास जी ये बताओ कि सबसे पहले कि आप वहाँ जैसे लंदन में इमिग्रेशन लॉयर हैं आप, किस-किस तरह की सर्विसेज़ एक बार आप बताओ देते हैं आप? मैं इमिग्रेशन में असाइलम को छोड़ के लगभग हर एक कैटेगरी के साथ डील करता हूँ। जैसे ओके, आपका स्टूडेंट वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा में मैं जो एडमिशन है उसमें हुँ, भी हेल्प करता हूँ, मेरी एजुकेशन हुँ, कंसल्टेंसी भी है, तो उसके हुँ, अंदर मैं हेल्प करता हूँ। स्टूडेंट वीज़ा हो गया, आपका वर्क परमिट हो गया, आपका हुँ, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा हो गया जिसमें जो काफ़ी एक तरीके से अपने एरिया के जो महारथी कह लो आप, ठीक है, हुँ, वो हैं। आपका हुँ, इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा हो गया, आपका जो है ये सेल्फ स्पॉन्सर का एक चल रहा है आज के टाइम पे। अब आगे हुँ, चल के जब ये स्किल वर्कर में चेंज होगा, इस पे नो डाउट इम्पैक्ट पड़ेगा, पर ये स्किल वर्कर का दूसरा रूप है सेल्फ स्पॉन्सरशिप, जिसमें आपका बिज़नेस आप अपना खुद स्पॉन्सर करने लग रहे हैं। फिर अगर हुँ, आपका यूके से बाहर अगर आपका बिज़नेस है और आप उसको यूके हुँ, में एक्सपेंड करने लग रहे हो, तो यूके एक्सपेंशन वर्कर की एक कैटेगरी है। तो जी, असाइलम को छोड़ के लगभग और जो भी कैटेगरी आप यूके इमिग्रेशन की सोच सकते हो, वो लगभग हर एक कैटेगरी के साथ मैं डील करता हूँ। ठीक है। तो विकास जी ये बताओ किस तरह का माहौल अभी वहाँ चल रहा है इंग्लैंड में? वहाँ पढ़ाई के लिए आना बेहतर है क्या? वर्क वीज़ा पे आना बेहतर है क्या? जॉब का क्या कुछ है वहाँ पर? जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं और जो जिनके अंदर स्किल है, हुँ, तो उनके लिए ऑप्शन रहेंगे, पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजेज़ आए हैं, ये पहली बार आए हैं। इमिग्रेशन रूल्स हुँ, में चेंजेज़ होते रहते हैं। जी, पर ये चेंजेज़ एक साथ इतने बड़े चेंजेज़ आना, ये काफ़ी टाइम बाद होने लग रहा है। अगर हम इसके हुँ, स्किल वर्कर की बात करें, तो जो आरक्यूएफ लेवल, जो स्किल लेवल बढ़ाने लग रहे हैं, वो 2020 से पहले आरक्यूएफ लेवल 6 ही होया करता। सैलरी भी ज़्यादा जी, होया करती। 2020 में ब्रेक्सिट के टाइम पे जो एक तरीके से यहाँ के जो एम्प्लॉयर थे, उनको जो स्किल गैप होता, उसको पूरा करने के लिए सैलरी थ्रेशोल्ड कम करी गई थी और जो हुँ, है आपका ये स्किल लेवल कम कराया गया था। जी, तो स्टूडेंट के लिए और जो स्किल वर्कर हैं, जिनके अंदर स्किल है, नो डाउट आगे हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेंगी। और जैसा मैंने हुँ, बताया कि 5 साल का रूट वो बिल्कुल बंद नहीं करने लग रहे हैं, वो हुँ, एक ऑप्शन देने लग रहे हैं कि जो यूके इकोनॉमी को और यूके सोसाइटी को में कंट्रीब्यूट हुँ, करेगा, उनके लिए 5 साल के रूट का ऑप्शन रहेगा। अब देखना ये है जी, कि वो किस तरीके की कंट्रीब्यूशन की बात करने लग रहे हैं। हुँ, रही बात स्टूडेंट की, स्टूडेंट के लिए एक इनोवेटर फाउंडर जो है वीजा है। जी, बात ये भी चल रही है, व्हाइट पेपर में ये भी लिखा गया है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट के रूट पर होगा, आगे चल के उनके लिए इनोवेटिव फाउंडर वाला जो रूट है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप के अंदर स्किल हैं, आप अपने को ऐसे कोर्स में आओ हो जिससे हुँ, आप मतलब जो है स्किल एक्वायर कर पाओ और आप अपना जी, बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाओ, ऐसा बिजनेस एक इनोवेटिव आइडिया के साथ, तो वो हुँ, रूट उनके लिए एक इनोवेटिव जो फाउंडर वाला रूट है, वो एक उनके लिए लीनियंट बढ़ाने की बात चल रही है, जिससे कि यूके स्टूडेंट के लिए जो है अट्रैक्टिव बना रहे कुछ हद तक। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा विकास जी एक तो ये सुना है कि वहाँ जो इंडिया में जो नर्स हैं, उनकी बड़ी डिमांड है वहाँ यूके में, इंग्लैंड में। तो नर्सिज़ के अलावा और किन-किन सेक्टर में मतलब किस स्किल वाले बच्चों की डिमांड है? और थोड़ा नर्सिंग के बारे में बताओ, किस तरह मिलता है नर्सिंग का वीज़ा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कृपाल जी, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में बहुत सारी स्किल ऐसी मानी जाए हैं जो ये मानना है कि भाई ये स्किल अच्छी नहीं है, हुँ, ठीक है, या फिर स्किल नहीं है। आपका हुँ, फॉर एग्जांपल जैसे जो मिस्त्री होगा, जो चढ़ाई करया करे, हुँ, आपका प्लम्बर हो गया, हुँ, आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका हुँ, बार्बर हो गया, हुँ, नर्स हो गया, केयरर हुँ, हो गया, ठीक है। हुँ, ये कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जो यहाँ पे मतलब आप, अगर आपके अंदर ये स्किल हैं, तो हुँ, आप यहाँ की इकोनॉमी से अच्छा पैसा कमा सकते हो। ओह! और हो सकता है हुँ, कि जो ये नॉर्मल जो जॉब है, उनसे ज़्यादा पैसा अगर आप इन ये स्किल आपके पास है, उनसे ज़्यादा पैसा आप इन स्किल के थ्रू कमा पाओ। ओके। नर्सिज़ की, हाँ जी, हुँ, नर्सिज़ की, डॉक्टर की, वो सब जगह हुँ, ज़रूरत है पूरे यूरोप में। हुँ, यूके भी उससे उसमें आप मान के चलो कि यूके के अंदर भी आज भी जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सिज़ हैं, उनकी हुँ, कमी है। जी, और जो आपने पूछा कि इसका स्पॉन्सरशिप का, बेसिकली ये स्पॉन्सरशिप का वही स्किल वर्कर की कैटेगरी में ये आवे हैं। इन हेल्थ एंड हुँ, केयर वर्कर वीज़ा जो है, इसका इसकी एक सब कैटेगरी, एक इसका नाम दिया गया था हेल्थ एंड केयर वीज़ा, ये स्किल वर्कर के अंदर ही है। तो हुँ, नर्सिस जो हैं, उनको भी तरीका वही है कि जो उनको स्पॉन्सर करेगा, उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना चाहिए। वो हुँ, जो है उनको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप साइन करेगा जब वो कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
हम्म। और उसके बाद जैसे ही वो कोर्स असाइन करा जाए तो आप जो है वो नर्स जो है स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाए। इसमें सबसे ओके। बड़ी जो दिक्कत मैंने लग गए है करमपाल जी, वो खासकर जो अपने हरियाणा और पंजाब के तरफ के हैं, वो मार हम्म। खावे इंग्लिश में। क्योंकि जी। यहाँ पे जैसे क्या है कि आप अगर वहां पे नर्स रजिस्टर्ड हो तो हम्म। आप डायरेक्ट यहाँ पे नर्स रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा कर सकते हो यूके आने से हम्म। पहले ही। जी। ठीक है, पर उसमें जैसे टेस्ट है, पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। नर्सिंग एंड हम्म। मिडवाइफरी काउंसिल है इसकी, एनएमसी बोलते हैं हम्म। उसको। तो उस पे हम्म। जो नर्स है उसको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसको सीबीटी देना पड़ेगा। ये वो हम्म। इंडिया से रहते हुए दे सकता है, जो हम्म। नर्सिंग की जिसके पास डिग्री एक्सपीरियंस है। जी। उसके बाद अगला होगा ओस्की बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल टेस्ट बोलते हैं, एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको। हम्म। वो यूके के विजिटर वीजा पे दे सकता है। और हम्म। जैसे ही वो सारे टेस्ट पूरे हो जाएंगे उसके बच्चे के, तो वो हम्म। एनएमसी की उसको पिन मिल जाएगी, या कि यानी कि वो यूके में नर्स रजिस्टर हो जाएगा बच्चा। जी। पर हम्म। मार कहाँ पे खाते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है 7 बैंड, वो पूरा नहीं कर जी। पाते, इसलिए वो जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में वो अपने साइड के बच्चे जो वहां पे फिर मार खा जाए। बिल्कुल, यानी कि इंग्लिश में 7 बैंड होना चाहिए, स्पीकिंग फ्लुएंसी होनी चाहिए उनकी। हाँ जी, सभी एस्पेक्ट्स में आपका। क्योंकि और उसका रीजन भी है, आप ये मानो कि यहाँ के पेशेंट के साथ डील करने लग रहे हो, जी, अगर आप बिल्कुल। उनको समझोगे नहीं तो फिर उनका इलाज कैसे करोगे? कैसे करोगे? आप बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप ये तो डॉक्टर वही की बात बात समझ होगी में ना, नहीं आ अभी रही। हरियाणा में किसी तमिल बोलने वाले को जॉब कैसे मिल सकती है? हरियाणवी आएगी तभी तो हरियाणा में जॉब मिलेगी ना उसको। बिल्कुल ठीक बात कृपल जी, यही है, यही बात है। यही, वहां तो इंग्लिश में, वहां अंग्रेजों के देश में तो अंग्रेजी आनी चाहिए तभी तो वहां जॉब मिलेगी। बिल्कुल कृपल जी। तो विकास जी, ये बताओ, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इनको जॉब मिलती है। तो क्या स्किल, जैसे इनके पास आईटीआई के डिप्लोमे होते हैं और उसके बाद और क्या इनको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? कैसे मतलब वो प्रोसेस होता है वहां तक पहुंचने का? नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो स्पॉन्सर होता है, जिसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होता है, वो जॉब हम्म। एडवर्टाइज करते हैं, जिसको भी इवन इस इन जो ये स्किल सेट हमने बात करी, इसके अलावा भी अगर किसी को करना है तो ऑनलाइन जो है, जो स्पॉन्सर है वो जॉब एडवर्टाइज करें बहुत सारे, वो वहां पे अप्लाई कर सके हैं। ठीक है, जी। उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद जो है वो सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन की अगर बात करें तो आपने बताया जैसे मैक्सिमम तो आईटी करे हुए हैं, उसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस हो है। अगर हम्म। आईटी उसने उस फील्ड में कर रखी है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन के उसमें कर रखी है, प्लम्बर के उसमें जी। कर रखी है, उस फील्ड की, और उसके बाद हम्म। उसने वर्क एक्सपीरियंस ले रखा है, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड प्लस वर्क एक्सपीरियंस तो उन्हें जी। दिखाना भी पड़ेगा। अब हम्म। दिक्कत जो एक हर्डल जो यहाँ पर वो ये आवे है कि हमारी जो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादातर, खासकर ये प्लम्बर हो गए, आपके ये मिस्त्री हो गए, वहां पे हम्म। उस तरीके से ना तो पे स्लिप रन होती, ना वो हम्म। कंपनी के जो है नीचे काम करते, तो ना जी। वो वर्क एक्सपीरियंस दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। जी। बिल्कुल। तो वो अगर आपका उस फील्ड में एजुकेशनल बैकग्राउंड है और आप अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखा सको, यानी कि इसमें एप्लीकेशन प्रॉपर तैयार करने की जरूरत है। जो जिसके पास आप जो है काम करने लग रहे हो वो वहां से लेटर हम्म। लेना, और अगर जी। आप एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करने लग रहे हो तो थोड़ा वो आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि आपकी सैलरी जो आपके अकाउंट में आने लग रही है, जिसको प्रूव हम्म। करना थोड़ा इजी हो जाए कि आपने इस फील्ड में काम करा है। काम किया, बिल्कुल। चलो, और विकास जी, कुछ खास बात और बताना चाहो आप? इसका मेन यही है करमपाल जी कि अभी जो मैंने देखा केयर वर्कर वीजा जो था, हम्म। इसमें बच्चों की काफी एक्सप्लॉइटेशन हुई। जी। तो अगर आप यूके में आना चाहते हो तो मेरी सलाह यही है कि आप प्रॉपर लीगल एडवाइस लो। आप हम्म। शॉर्टकट मत देखो, क्योंकि जी। यहाँ की अपनी स्ट्रगल है, और अगर आपके पास यहाँ पे जॉब नहीं है तो हम्म। आपके खर्चे हैं, रहना आपके लिए मुश्किल होगा, और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट धीरे धीरे जो आपकी लाइफ है वो यहाँ पे धीरे धीरे टफ होती चली जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है तो हम्म। ना तो आपके पास जो है मकान रेंट पे लेने का अधिकार होगा, ना काम करने का अधिकार होगा। जी। तो आप प्रॉपर तरीके से आओ, अच्छी स्किल के साथ आओ। जी। जो इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है उसका इफेक्ट होगा, पर इसका मतलब हम्म। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है या फिर सब कुछ बंद हो गया। जी, बिल्कुल। आपको आप प्रॉपर स्किल के साथ आओ, प्रॉपर तरीके से के साथ आओ, किसी के बहकावे हम्म। में मत आओ।
पैसे दे के मत आओ इसमें, क्योंकि यहाँ जी। पे अगर आप पैसे दे के आ गए तो एक तरीके से आप ट्रैप में फंस गए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपकी वो प्रॉपर सैलरी नहीं चल रही और होम ऑफिस को अगर ये पता चल गया कि भाई आप इस तरीके से आए हो, तो उसके बाद जो आपका वीजा लग रहा है वो भी कर्टेल हो जाएगा। और इवन बॉर्डर ऑफिसर के पास भी ये पावर रहे है कि जब आप यूके में एंटर करोगे तो एयरपोर्ट पे भी आपका वीजा कैंसिल कर सके हैं वो, अगर वो ओके। सेटिस्फाइड नहीं होगा कि भाई जी। आपका जो वीजा लग गया है, आप एक जो है जेन्युइन कैंडिडेट हो, और तो जो बॉर्डर ऑफिसर है उसके पास पावर है कि वो वहां पे आपका वीजा कैंसिल करके और आपको वापस भेज दे। वापस भेज दें, ठीक है। अच्छा विकास जी, कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कोई मेल, कोई फोन नंबर आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी, वो हमारी वेबसाइट है www.worldwideimmigration.co.uk, और हमारी ईमेल आईडी है info@worldwideimmigration.co.uk। हम्म। कोई भी भाई जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो इस पे ईमेल कर सकता है। 15 मिनट की मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूं, जिसमें मैं असेस करता हूं कि किस रूट में वो फॉल करेगा, उसकी कितनी मेरिट हैं, क्या हर्डल आ सकती हैं, वो एक ओपिनियन मैं उनको देता हूं उस 15 मिनट की जो फ्री एडवाइस होती है उसमें। उसके बाद वो अपना माइंड बना सकता है कि भाई वो आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि वो फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है कि क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा विकास जी, और लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। और कुछ आप कहना चाहो आखिर में, मन की बात कुछ? बस और तो यही है कृमपाल जी कि अपना मेहनत करो, अपने स्किल को जो है डेवलप करो, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बच्चों को जो मैंने देखा है, कैपेबिलिटी बहुत है उनके अंदर। आप ये देखो कि अगर मैं एक गांव से उठा हुआ आदमी यहाँ पे अपनी लॉ फर्म चलाने लग रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो किसी भी बच्चे के लिए पॉसिबल है। आप यस। अपनी स्किल को डेवलप करो, स्किल अगर आपके अंदर है तो स्काई जी। इज द लिमिट। बस, बिल्कुल। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार कृमपाल जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।